Let us start now in our second part of our chapter 3 of social studies related to the factors of World War II. Now World War I was 1914 to 1918. Then as I told you that in a previous lecture that there was 20 years का interval था. That was a time period between First World War and Second World War. तो start हुआ 1939 में and this was for 6 years, ended in 1945. Now this seed means the main reason for World War II had already been sown in the Treaty of Versailles, जहाँ पे the Germany was highly displeased and it was humiliated through that agreement. Paris peace process had displeased many nations, and the events that happened after that led to the First World War. So let's see the factors or the causes, or we can say the reasons responsible for World War II. अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए राइट डाउन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर टू और द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू और द रीजंस रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर टू, आंसर तो वही रहेगा. इट इज जस्ट इन अ डिफरेंट वे दैट द क्वेश्चन विल बी प्रेजेंटेड. राइट नाउ फर्स्ट इज फियर्स नेशनलिज्म. फियर्स मीन्स वेरी एक्सट्रीम. नेशनलिज्म मतलब कि कुछ ज़्यादा ही एक नेशनलिस्टिक फीलिंग एक्सट्रीम लेवल पे क्रिएट करवाई गई अमंग द जर्मन्स, अमंग द सिटीजन ऑफ जापान एंड इटाली. सो फियर्स नेशनलिज्म फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर टू. नाउ जर्मन्स कुड नेवर फॉरगेट देयर ह्यूमिलिएशन और द इंसल्ट अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्सेस. They couldn't overcome it, मतलब कभी भूल ही नहीं पाए वो ये. And the result was that is consequently Hitler captured some regions of Austria and Czechoslovakia following his Nazi philosophy. अब उनकी नाजी फिलोसॉफी क्या थी, ये क्या एक सोच थी उनकी, that Germans must get all those regions where Germans were staying. मतलब कि अगर तुम आके मेरे घर में रहते हो तो मेरा घर तुम्हारा, ठीक है ना, ऐसे होगा नहीं. सिंपल एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग यू, राइट. या अगर मैं तुम्हारे घर पे आके रुकूं तो तुम्हारा बंगलो हो जाएगा हमारा, ये भी तुम नहीं होने दोगे. बट दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग दैट हाउ द फिलोसॉफी वर्कड. और क्या फिलोसॉफी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, नाजी फिलोसॉफी, कि जहाँ पे भी जर्मन्स रह रहे थे वो रीजन हो गया जर्मनी का. इटाली कुड नॉट फॉरगेट that it was ignored in the Treaty of Versailles. अब जर्मनी के साथ तो ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेस साइन करवाया गया था. सेकेंड वॉज इटाली भी नहीं भूल पाई कि उसको इग्नोर किया गया था, वो विनिंग नेशन का हिस्सा थी, फिर भी उसको कुछ खास बेनिफिट्स नहीं मिले थे. राइट, इट वॉज ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द अदर कंट्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ द फैसिस्ट पार्टी. अब लीडर कौन था फैसिस्ट पार्टी का इटाली में? मुसोलिनी. ही स्टार्टेड दिस एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक फीलिंग अमंग हिज सिटीजन एंड एडॉप्टेड इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज, जो हमने ऑलरेडी तुम्हें समझाया था पहले भी व्हाट इज इम्पीरियलिज्म, जो डेलहाउजी ने पिकअप किया था जो सिस्टम. ऑन द अदर हैंड जापान ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग ऑन दिस पाथ ऑफ इम्पीरियलिज्म. दस वर्ल्ड पीस वॉज इन डेंजर. अब जब सब अपने अपने हिसाब से अपनी कंट्री को चलाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी सोच वर्ल्ड को इफेक्ट करने वाली है नेगेटिवली एंड वेरी फियर्सली, नेचुरली, तो तुम्हारी एक सोच भी किसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है. राइट, हमारी एक गलत सोच हमें तो डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन हमारे आसपास वालों को भी परेशान कर देती है. उसी तरह से जापान, इटाली और जर्मनी की जो एक फिलॉसॉफी थी, राइट, एक्सट्रीम नेशनलिज्म वाली, इम्पीरियलिज्म वाली जो उनकी फिलॉसॉफी थी, दैट ब्रॉट द होल वर्ल्ड इन डेंजर. वर्ल्ड में जो पीस फैलाने की जो बात हो रही थी वो कहीं पे ज़ीरो हो गई. राइट ना, तो ये एक रीज़न था. सेकेंड, ग्रुपिज्म, मतलब कि जैसे तुम स्कूल में ग्रुप बना लेते हो, राइट, जैसे लड़कियां अपना अपना ग्रुप बना लेगी स्कूल में, यार वो ये ऐसी है एंड चापली एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट डज शी थिंक ऑफ ओन सेल्फ एज इफ शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड ऑल. क्या वो ही एक स्मार्ट है? नो, शी इज़ नॉट स्मार्ट और ही इज़ नॉट स्मार्ट, दे आर ओवर स्मार्ट. राइट,
ये सारे डायलॉग जो चलते रहते हैं ये सिर्फ छोटों में नहीं होते, ये बड़े लोग भी यही काम करते हैं, क्योंकि आदत कहाँ से लगती है? बचपन से। तो बड़े होते होते तो वो आदत स्ट्रांग बन जाती है, तो ग्रुप बनाना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ग्रुप्स बनने लगे कंट्रीज में। नाउ सिंस फ्रांस वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, it entered into a treaty, that is an agreement, with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. अब फ्रांस को हमेशा डर लगा रहता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का, तो उसने फ्रेंडशिप कर लिया और एग्रीमेंट साइन की विद द अदर 4 कंट्रीज कि चलो हम दोस्त दोस्त, राइट। तो एक कंट्री जिसके 2 दुश्मन हैं, राइट, तो वो जो 2 दुश्मन हैं वो दोनों फ्रेंड बन गए, क्योंकि दोनों का कॉमन दुश्मन कौन है? दैट वन सिंगल कंट्री स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड। तो वैसे ही फ्रांस के अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट खड़े हो गए 5 कंट्री, फ्रांस, फिर बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया, जेकोस्लोवाकिया, तीनों ने एक एग्रीमेंट साइन कर ली फ्रेंडशिप की, ग्रुपिज्म बन गया। सेकेंड, इटाली साइन ट्रीटी ऑल्सो विद जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, टर्की, ऑस्ट्रिया। मतलब एक कंट्री 2 को भी साथ दे सकती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं रोमानिया कॉमन है, जेकोस्लोवाकिया कॉमन है, राइट। फिर रशिया ने साइन की ट्रीटी विद जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान। इटाली फॉर्म रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी एंड जापान। तो इटाली, जर्मनी, जापान का तो एक मस्त बेस्टीज वाला ग्रुप बन गया, बेस्ट फ्रेंड्स वाला। इंग्लैंड, फ्रांस ऑन द अदर हैंड एलिड ग्रुप बना उनका, दे फॉर्म अनदर ग्रुप विद डेमोक्रेटिक थॉट्स और वैल्यूज। जर्मनी साइन नॉन एग्रेशन ट्रीटी विद रशिया, नॉन एग्रेशन मतलब फ्रेंडली ट्रीटी विद रशिया। अब देखो कहीं एक ऊंचाई से देखो वर्ल्ड को, तो बहुत सारे ग्रुप्स नजर आएंगे हमें। एक बाजू है इटाली का ग्रुप, एक बाजू रशिया ने कहीं पे ट्रीटी साइन की, कहीं पे जर्मनी ने साइन की, कहीं पे फ्रांस ने साइन कर ली। तो ये सब एक फियर स्प्रेड होने लगा होल वर्ल्ड में, यू नो, इट वाज द होल एटमॉस्फियर ऑफ फियर एंड डाउट्स एंड अ लॉट मेनी नेगेटिविटी। This factor too gave a push, that is an impetus, एक स्पीड मिलने लगी to the world war. वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने का रास्ता स्पीड अप हो गया, राइट। नेक्स्ट, मिलिट्रिज्म। अब सोचिए अगर मार धाड़ वाली होगी, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, धड़म धुड़ुम वाली, तो नेचुरली वॉर तो होनी ही है। तो ये हुआ मिलिट्रिज्म। वन मोर रीजन, on one side efforts were being made through League of Nations to bring and maintain peace and order in the whole world after First World War, but on the other side तो ये क्या हुआ? Exactly contradictory। जैसे ग्रामर में हम कहते हैं efforts were being made to maintain peace after First World War on one hand, but तो हो गया contradictory, but European nations were increasing their arms and ammunition production। या तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। सॉरी, एसएस में थोड़ा ग्रामर ले आई, कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ, और ये ही मैं ग्रामर में एग्जाम्पल हम लेंगे कि तो यहाँ पे एक इजी समझ है कि कॉन्ट्रडिक्टरी किसे कहते हैं। चलो सिंपल, आई वर्कड हार्ड कहने के लिए ओह बट आई फेल्ड, या I didn't work hard, wow, but I passed। तो एक में ओ, एक में वाव, लेकिन दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी। तो ये हुआ, यहीं पे भी वही हुआ है, तो हम ही वर्ल्ड बनाने वाले सेम। तो पीस मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने स्टार्ट किया था लीग ऑफ नेशन, बट ऑन वन हैंड दैट वाज, एंड ऑन द अदर साइड यूरोपियन कंट्रीज तो रेस में लग गई थी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का प्रोडक्शन बढ़ाते गए, दैट इज कॉल्ड कंपीटिंग फॉर एम्यूनेशन। प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज इन ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, वॉर वेपन्स बेटर देन अदर्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर। देख लूंगी नेक्स्ट टाइम तुमसे 2 मार्क्स ज़्यादा ले आऊंगी, है ना। या कोई कहेगा अरे वो तो ठीक है इस बार पेपर इजी था, तो एंड या फिर मैं बीमार थी या बीमार था सो कुडंट कोप अप, नेक्स्ट टाइम जस्ट सी, उससे तो 100% ज़्यादा ले आएंगे हम। दिस इज मेंटालिटी जो बचपन से बढ़ते 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 बड़े होते तक वही आ जाती है हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हुआ, क्योंकि ये भी तो हम ही जैसे लोग थे,
वर्ल्ड ही हम ही जैसे लोगों से बना रहता है। तो बस यही हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में, सब एक कंट्री दूसरे कंट्री से बेहतर वेपन्स बनाने की रेस में लग गए। वॉर वेपन्स बेटर देन अदर्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। सम नेशन लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगैन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब कि हर एक घर से एक को तो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है, एक मेंबर को। तो रशिया और जर्मनी ने ये स्टार्ट कर दिया। अब ये सब क्या बता रहा है? डर, फियर, लॉट्स ऑफ फियर इन यू एंड मी, बिकॉज फियर की वजह से फिर क्या आता है? कंपटीशन, हेट्रेड, जेलेसी, पूरी नेगेटिविटी फैल गई वर्ल्ड में, राइट। और जो कंट्री बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी वो बैठी रही कोने में, लेकिन वो भी थी डर में कि हाय कहीं पे मुझ पे ना बॉम्ब गिरे, राइट। एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज और डेवलपिंग या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज वर हाईली अफेक्टेड because of all this thing that was happening all over the world. All the countries began inducting like injection, मतलब अंदर आना, ejection बाहर निकलना, तो inducting मतलब appointing more men into navy, air force, army। यहीं पे बहुत सारे लोगों की एंट्री हो गई। हर एक कंट्री के लीडर्स ने फोर्सिबली या नॉन फोर्सिबली, वॉलेंट्रली या कंपल्सरली, ने ज़्यादातर कंपल्सरी बनाया था कंट्रीज़ ने लोगों को इंडक्ट करना इन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। इन द ईस्ट जापान इंक्रीज हिज मिलिट्री फोर्स। फाइनली वर्ल्ड वॉर II had been declared when even England and France tried to equip themselves with war weapons। अब वर्ल्ड वॉर तो होनी ही थी, क्योंकि इटली, जर्मनी, जापान, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो मैन्युफैक्चरिंग जोर शोर से स्टार्ट कर दिया था, इंडक्टिंग स्टार्ट कर दिया था लोगों का इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इंग्लैंड, फ्रांस क्यों पीछे रह जाती? उन्होंने भी ये दनादन वेपन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब इसका रिजल्ट तो वर्ल्ड वॉर II होना ही था, राइट। अब लीग ऑफ नेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, राइट। अब लीग ऑफ नेशन मैंने पहले भी समझाया, ग्रुप ऑफ नेशन। अब ये ग्रुप ऑफ नेशन किनका था? जो मेंबर्स बने। लीग ऑफ नेशन मीन्स आज का UN। अब जब लीग ऑफ नेशन बना तो भाई सोच तो बहुत अच्छी थी लोगों की, लीडर्स ऑफ द कंट्री की, कि चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें इसमें मेंबर्स बनना है बन जाएं। मेजॉरिटी बहुत सारी डेवलप कंट्रीज, वॉर वाली नेगेटिविटी होल्ड करने वाली कंट्रीज मेंबर्स बन भी गई। अब मोटो क्या था? वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, नो मोर वॉर्स। यहाँ पे आ गया वॉर ही वॉर, जेलेसी एंड जेलेसी, डाउट्स एंड फियर एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोडक्शन। तो लीग ऑफ नेशन का मोटो ही ज़ीरो हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मोटो है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती भाई 35%, 40%। तो मैं हमेशा देखती हूँ, सुनती रहती हूँ इतने लास्ट बहुत सालों से ट्यूशन फील्ड में, जब भी कभी ये क्वेश्चन हर साल बहुत बार रेज होता है, 10th में ज़्यादा, 8th में बेचारे मेरे छोटे मोटे बच्चे होते हैं तो उनको मैं ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती। तो 10th और 9th के बच्चों को जब पूछते हैं कि भाई व्हाट्स योर टारगेट फॉर योर 9th स्टैंडर्ड, या चलो आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में या 12th में 90 अब 90 वाला बड़ा सा गोल लेके घूमते रहते हैं, और मेहनत हार्डली 35 वाली भी मेहनत नहीं होती। दैट इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर। गोल है 90 का, गोल है 80 अप का, राइट, लेकिन जो मेहनत चाहिए उसके लिए वो नहीं हो रहा, तो नेचुरली फेलियर इस तो वही होगा। वो तो है ही कि भाई क्या आएगा, एक बड़ा सा फेलियर, मतलब फेल होना नहीं, फेलियर कुड भी फेल होना भी, या टारगेट अचीव नहीं करने को भी फेलियर कहते हैं। तो 80 अप की जगह पे आ गए 40 अप। अब 40 अप में 90 भी हो सकते हैं, तो हम क्लैरिफाई करते हैं। लाने थे 85, आ गए 45 या 55, तो फेल हो गए तुम्हारे गोल अचीव करने में। क्यों फेल हुए? तुम्हें ही पता है इतने सारे रीज़न, राइट, जो आजकल हो रहा है। घर में बैठे बैठे मस्त टाइम पास, है ना, पढ़ाई में भी टाइम पास कर लिया करो थोड़ा, फिर जलसे मारो, राइट। हम क्या करते हैं, जलसे ही जलसे, पढ़ाई वाला जलसा कोने में,
ठीक है, जब स्कूल चालू होगी, कोरोना जाएगा, तब स्टार्ट करेंगे। बेबी कोरोना की वजह से तुम उसकी वेट करोगे तो यू आर गोइंग टू मिस आउट द बेसिक्स ऑफ योर लाइफ। आगे जाके अगले साल पता चलेगा कि क्या कुछ मिस कर दिया, काफ़ी कुछ गेन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है घर में बैठे बैठे, अपार्ट फ्रॉम योर गेम्स, यू कैन लर्न। हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में लर्न करने के लिए। आई हार्डली गेट 1 or 2 hours, 1 hour मुश्किल से रात को 9 के बाद। तो चलो फिर कई बार 9:30 10 के बाद 1-1.5 घंटा मिल जाता है मी टाइम मतलब मेरे खुद के लिए, राइट। अदरवाइज तो हाँ, मॉर्निंग 6 to 7 आई गेट मी टाइम, 5:30 to 7, तो वो मेरा मी टाइम है फॉर माई वर्कआउट। जॉगिंग तो अभी नहीं होता, तो एक्सरसाइज एंड ऑल, बट रात को मी टाइम मिलता है 9:30 10 के बाद। दैट एंड देन यूजुअली sleeping time up till now in this many years had been 11, but now this moment I have picked up my sleeping time, say 12:30, sometime it goes up to 1:30, because that time I am learning, I am studying, not learning plus studying something in which I have lots of interest, for which I am passionate about, तो उसकी पढ़ाई करती हूँ, राइट। कुछ ना कुछ नया नया देखती रहती हूँ उस फील्ड के बारे में। एंड हाँ, पर्सनली जब फ़ोन करोगे तो बताऊंगी व्हाट इज़ दैट माई सेकेंड पैशन, बहुत बच्चों को पता है, बट उसकी भी पढ़ाई करना ज़रूरी है, नहीं तो वो पैशन कहीं पे व्हाट आई वांट टू अचीव इन दैट फील्ड ऑल्सो यू कैन नॉट अचीव। जस्ट पैशन होना इज़ नॉट इनफ, पैशन होने के बाद उसके ऊपर वर्क करना इम्पॉर्टेंट है, लाइक टीचिंग माई पैशन। लेकिन अगर बैठे बैठे कहते हो हाई टीचिंग इज़ माई पैशन, आई लव टीचिंग, उससे कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो लव, पैशन एंड हार्ड वर्क ब्रिंग्स समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। At least I would say it brings happiness in your life. It brings that achievement that you wanted in your life, right? तो वैसे मेरा जो दूसरा वाला पैशन है, जो काफ़ी छूट गया था पीछे लाइफ में, I have started in this my last 4.5-5 months that passion once again, and yes, once again lectures में से टाइम काफ़ी कम मिलता है मुझे। You must be thinking 1 घंटे का लेक्चर, उसमें क्या, बाकी के 23 आवर्स तो रहते हैं, चलो 1 घंटा 10th का ले लो। कई बार 2 लेक्चर हो जाते हैं 10th में मेरे, कई बार 3 भी मैं भेज देती हूँ, बिकॉज लॉट्स ऑफ बिग लंबा कोर्स है उनका, आई हैव टू कंप्लीट बाय December 1st week, तो काफ़ी लंबा जाता है उनका लेक्चर्स एंड ऑल। सो लकी पीपल दैट आई सेंड ओनली 1 to you एंड समटाइम्स 2। तो आप एक लेक्चर देने के बाद, तो 3 स्टैंडर्ड के 4-5 घंटे लेक्चर देने के बाद समवेयर उसके आगे पीछे के, एज आई टोल्ड यू बिफोर, और 5-7 घंटे डाल दो, तो 3/4 ऑफ द डे पासिस इन दिस। इन बिटवीन कहीं पे कुछ काम कर लिया, खाना पीना, टीवी तो भूल ही गई हूँ लास्ट इतने कोरोना टाइम पीरियड में, and enjoyment is just in the form of teaching. That is what I have accepted now, कि यही है enjoyment, entertainment for me, give lectures, enjoy, but apart from that थोड़ा और relaxation के लिए, उस passion को आगे बढ़ाने के लिए I work hard night 10 to 12, 2 घंटे मैं अपने आप को देती हूँ to study scientifically उस passion के बारे में। वो जो एक subject है उसके बारे में साइंटिफिकली ऑल्सो आई हैव टू स्टडी अ लॉट मैनी थिंग, बिकॉज साइंस इज इन्वॉल्व ओवर देयर, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड साइंस पढ़ाई करती हूँ मैं। सो इट्स अ लॉन्ग वे टू अचीव व्हाट आई वांट टू। काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा उसमें, आई नो दैट, मे बी 6 months मोर फॉर माई स्टडीज़। 5 महीने हो गए और 6-7 महीने, तब जाके आई विल सी दैट येस कहीं पे आई हैव रीच्ड अप टिल 50-60% इन माई अचीवमेंट, फिर भी 40% रह जाएगा।
तो वो पढ़ाई कर लेंगे अगले साल, ठीक है ना। तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ाई करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ. इट्स नॉट दैट आई जस्ट रीड, आई जस्ट स्टडी, आई जस्ट कलेक्ट द नॉलेज, देन आई कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट, राइट. तो फ़ोन कर लो अगर जानना है तो अबाउट माई द सेकेंड पैशन, तब तक तो बताऊंगी नहीं, ठीक है ना. सो पर्सनली येस वी कैन टॉक अ लॉट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. आई वुड लाइक टू इफ़ यू वुड कॉल. बाकी बहुत सारी लड़कियों को पता है जो मुझे फ़ोन करती रहती है, राइट. दे आर स्माइलिंग ओवर देयर. तो लीग ऑफ नेशन, यस, हार्ड वर्क, पैशन लेके घूमती रहूँगी, सपने में वो पैशन ही दिखता है, लेकिन फिर कौन करे मेहनत बाबा इसमें. रात को अब तो 10 बज गए, चलो भाई पूरे दिन बहुत काम किया, अब सो जाओ ना, चलो अब 2 घंटे टीवी देख लो, कोई मूवी देख लो. देयर आर सो मेनी मूवीज दैट यस आई हैव टू येट सी. वो मेरे लिस्ट में मैंने डाल के रखे हैं. देयर आर सो मेनी ऑन नेटफ्लिक्स एंड अमेजन एंड ऑल. लेटेस्ट शकुंतला देवी, ऑसम मूवी, आर्या एक सीरीज है पूरी. बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर दैट बिकॉज आई थिंक दैट इज सेकेंडरी. वो बाद में कभी भी देख सकते हैं. बट दिस वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, डू इट नाउ इट सेल्फ एंड डोंट हैव अ लुक एट द वॉच कि ओ 11 बज गए सोना है, 12 बज गए सोना है. हु सेज? until unless you don't complete your work, your homework, your school work, your tuition work, तब तक सोने की ज़रूरत नहीं है. आदमी जिंदा रहेगा, 2 घंटे ज़्यादा सोएगा तो भी और 4 घंटा कम सोएगा तो भी, ठीक है ना. तो ये है लीग ऑफ नेशन का फेलियर. हमारा फेलियर कब आता है? नॉट बाय ड्रीमिंग ओनली, राइट. फेलियर देखो, ड्रीम देखने से कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू रन आफ्टर दैट. तो लीग ऑफ नेशन ने बड़े बड़े ड्रीम देख लिए, वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप, सब टाइप फिश हो गया ना. कुछ नहीं मिला क्योंकि सारे अंदर अंदर लड़ रहे थे, उसके रूल्स रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा था. तो बेचारे डोर, मतलब जस्ट इमेजिन लीग ऑफ नेशन, दरवाजे पे ताला लग गया, राइट. नाउ सो फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी जस्ट लाइक ह्यूमन नाउ, उस टाइम लीग ऑफ नेशन बना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. बट नीदर कुड इट बिकम अ सुप्रीम और अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन having sovereignty over other nations of the world, nor did it have its own army to make the nation follow its principle. खुद के पास उसकी आर्मी थी नहीं, ना इतनी sovereignty थी, मतलब इतना पावर भी नहीं दिया गया था कि भाई वो दूसरों को फॉलो करवाए, कंट्री के पास फॉलो करवाए सारे रूल्स. मेंबर नेशंस वर नॉट obliged to take their problems to the League of Nation. अब मेंबर नेशन को लगा ठीक है, कौन लेके जाए प्रॉब्लम वहाँ पे, और अगर ले भी गए और अगर जजमेंट दी लीग ऑफ नेशन के जुडिशरी ने तो कोई फॉलो नहीं करता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे जजमेंट को. सो नीदर दे वर बॉदर्ड अबाउट टेकिंग देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशन, एंड इफ दे टुक दे वर हार्डली बॉदर्ड टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास बाय लीग ऑफ नेशन जुडिशरी. मैनी नेशंस हैड मूव्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन. कई तो कंटाल के निकल गए, ठीक है, हाँ, इतना सारा होमवर्क कौन करे, यू नो. सो you move out. Those who don't want to do homework, it's okay. As I gave you one example, या maybe मैंने 8th standard में दिया था because they enjoy those छोटे बच्चों का example. But I think so नहीं, I know you are also very small. तो ये example, yes I remember I have given you. क्लास में होती तो कहती भाई एक बच्चा हाथ ऊपर कर दो, अगर मैंने दिया है तो मैं वहीं पे चुप हो जाती. अब यहाँ पे तो सुनना पड़ेगा तुम्हें अगर मैंने दिया है तो भी. चलो फिर से एंजॉय करते हैं. अ चाइल्ड हु इज़ ऑलरेडी नाउ इन, ही इज़ डूइंग हिज मास्टर्स भी शायद बस उसका 2-4 महीने बाकी. ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड मस्ट एंजॉइंग हिज लाइफ एट प्रेजेंट. सो नियरली इज 24-25 ईयर्स. एंड वो बच्चा आया था कहीं पे 8th में या 9th में शायद हमारे पास. तो बहुत साल हो गए, 11 साल हो गए. एंड दिस चाइल्ड, उसकी फ़ोटो आज भी मेरे वॉलेट में है. उसने जब गया तो दे के गया था, मैम हमेशा मुझे अपने पास ही रखना, तो वॉलेट में लेके घूमती हूँ उसको. एंड दिस चाइल्ड 9th when he, whatever, 8th or 9th I think so when he came. तो अब तुम्हें भी पता है मैं कुछ इतना होमवर्क देती नहीं, चलो ठीक है, तब भी इतना ही देती थी, दे दिया थोड़ा बहुत. लेकिन उस बच्चे को आदत नहीं थी. वो तो महीना आया होगा, 1 आध महीना, गायब हो गया ना, गायब नहीं हुआ. हाँ, फिर उसने एक दिन होमवर्क नहीं किया तो आई सेड
बेबी वाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, नहीं करूँगा। तो मैंने बोला क्यों भाई? एंड देन ही स्टार्टेड लाइक रिवोल्टिंग। छोटा सा बच्चा, और था भी बहुत टिंगू, एकदम हाइट ही नहीं थी उसकी, अभी लंबा हो गया एकदम। तो देन दैट चाइल्ड आई सेड कि बेबी नाउ टॉक प्रॉपरली, बी इन मैनर्स एंड डिसिप्लिन इन क्लास, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो जस्ट ऐसे ही टाइम पास उसको थोड़ा मैंने गुस्सा दिखाने की कोशिश की। वो तो ये जो खड़ा हुआ, बैग लगाई शोल्डर पे और करके चला गया अपनी टंग दिखा के मुझे। माय गॉड, उस टाइम तो हंसी भी आ रही थी, बट आई कंट्रोल्ड अ लॉट। और आज जब भी वो याद करती तो इतनी हंसी आती कि कैसे वो मुझे अपनी टंग दिखा के भाग गया था क्लास के बाहर दरवाज़ा खोल के। और ऐसे रोके लेट हिम गो। फिर तो वो आया ही नहीं, 1 हफ्ता हुआ नहीं आया। फिर एक दिन उसके डैडी उसको खींच के लेके आए, कि मैंने बोला क्या हुआ था? तो मैंने बोला बस ऐसे ऐसे उसकी एक्टिंग थी और भाग गया। तो बोलते हैं ये बोल रहा है कि अब मैं होमवर्क नहीं करूँगा, मुझे नहीं जाना है ट्यूशन में। तो समझा के लेके आया हूँ। मैंने बोला देखो आपके सपूत ने ये काम किया था क्लास में। तो गॉट अ नाइस स्लैप, शायद से पापा की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। आई डोंट टच माई चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स। लेकिन ये तो लड़का था, लड़कों को भी मैं मारती नहीं। तो नाउ दिस चाइल्ड फ्रॉम दैट डे इतने प्यार से बैठा कि लिटरली देयर वाज अ ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन अस। एंड देन 12th तक कॉमर्स हम करते थे, 12th तक हमारे साथ रहा। एंड एवरी 15-20 दिन में आके मिलता अपने ग्रुप के साथ। बाकी का ग्रुप तो अभी भी हमारे कांटेक्ट में है। बट दिस चाइल्ड, यस, अभी बर्थडे गई मेरी तो उसका फ़ोन आ गया था। एंड यस, वेरी नाइस। आई जस्ट कांट जस्ट कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो छोड़ के मतलब कि ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद, 10th के बाद जब जाते हैं, उसके बाद कुछ ज़्यादा उनका आना शुरू हो जाता है लविंगली टू अस। दैट इज़ द बॉन्डिंग दैट वी हैव विथ ऑल ऑफ यू। And you people on your side also, I know that you have the same feeling and bonding with us. लेकिन यहाँ पे तो ये था ही नहीं लीग ऑफ नेशन में बॉन्डिंग, है कि नहीं? तो इटली जापान तो बाहर ही निकल गई हैं, कौन फॉलो करे? रशिया जर्मनी निकल गई, स्नैप्ड, मतलब ब्रोक द टाइज, दैट इज कॉन्टैक्ट विथ लीग ऑफ नेशन। इटली एंड जापान मूव्ड आउट बिकॉज इटली हैड कैप्चर्ड एबिसिनिया। जापान ने मंचूरिया को अटैक कर लिया, तो ये तो कहीं पे अलाउड ही नहीं था लीग ऑफ नेशन में। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के थोड़े बहुत रीजन्स पिकअप कर लिए, कैप्चर कर लिए। स्टिल द लीग ऑफ नेशन कुड डू नथिंग। द ग्रीड फॉर पावर अमंग सेवरल कंट्रीज बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई बहन भी यही काम करेंगे, या तुम्हारे बड़े अगर कुछ नहीं कर रहे तो तुम भी उनको फॉलो करोगे, ठीक है ना? माँ बाप के फुटस्टेप्स फॉलो कम करोगे, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे। लेकिन बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन जो हैं वो एक दूसरे का देख के यही काम करेंगे। वो नहीं करती, मैं क्यों करूं, है कि नहीं? तो दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड ओवर हियर। किसी ने किसी को कैप्चर कर लिया, दूसरी कंट्रीज कहते मैं क्यों पीछे रह जाऊं, फिर मेरी स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी। उसने भी वही काम शुरू कर दिया। इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म, फिर तो ग्रुप बनने लगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा। एंड दिस वॉज द बिगेस्ट एवर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ट्रीटी ऑफ वर्साई तो सबसे पहले से ये उसका बड़ा रीज़न था वॉर का। ट्रीटी ऑफ वर्साई गॉट इट्स फॉर्म इन पेरिस पीस प्रोसेस। मतलब ये एग्रीमेंट कब बना था? पेरिस पीस प्रोसेस के टाइम, एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिंस जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। और जो कंट्रीज, बाकी की कंट्रीज थी, इंग्लैंड, फ्रांस एंड ऑल, उन्होंने कहा कि जर्मनी, तुम्हारी वजह से हमें इतना सारा वॉर में एक्सपेंडिचर, हमें मतलब कि खर्चा उठाना पड़ा, तुम ही रीज़न हो वॉर के, तो अब हमारा जो नुकसान वॉर में हुआ है वो तुम ही पे करोगे। तो यू विल हैव टू पे नाउ 6.5 बिलियन पाउंड एज वॉर फाइन। इस रूल्ड प्रोविंस, दैट इज एरिया और रीजन ऑल्सो वॉज टेकन अवे। बहुत ही प्रेशियस रीजन था, रिच रीजन था। राइन रिवर वॉज टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। द सच पार्शियलिटी वाला, अनफेयर एंड इंसल्टिंग एग्रीमेंट वॉज फोर्सिबली टू बी साइंड बाय जर्मनी। द जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस एज वेस्ट पेपर। मतलब ये पीस ऑफ पेपर है, डाल दो डस्टबिन में। और अनाउंस कर दिया उसने कि इससे फॉलो नहीं करेंगे, अनाउंस टू रिजेक्ट इट। तो वर्ल्ड वॉर 2 तो होनी ही है।
imperialistic ambition of Adolf Hitler. मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, राइट? ये होता है ना ऐसी मेंटालिटी आज भी लोगों की, और छोटे भाई बहनों की तो बहुत होती है। खुद का पहले खा लेंगे, फिर बड़े के हाथ में कुछ देख लिया तो मम्मी पापा और बड़ों दादा दादी के सामने रोना शुरू, मुझे भी चाहिए ये। तो मम्मी पापा, अब बड़ा इतना भी बड़ा नहीं है बेचारा, तुम्हारे जितना होगा, लेकिन है तो बड़ा 2 भाई बहनों में या 3 या 4 में। अब क्या कहेंगे, अरे भैया दे दो ना छोटे को बेचारे को। या फिर छोटा क्या करेगा, ये रो के धाम 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 घर में करके तुम्हारे हाथ से छीन के ले जाएगा या ले जाएगी, राइट? तो दिस इज व्हाट एडोल्फ हिटलर डिड, कि मेरा तो मेरा है ही, तुम्हारा जो एरिया है वो भी मेरा, और जो एरिया में जर्मन्स रहते हैं वो भी जर्मनी का। सी व्हाट एन एम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर। सो हिटलर laid the foundation of Second World War. He had very extreme nationalistic nature. मतलब देश प्रेम है, तुम में भी है, मुझ में भी है, लेकिन इतना फियर्स कि सामने वाले को उड़ा दो। This is what was Adolf Hitler doing. And he had a fierce nationalist and militarist nature. That's why he wished unity, stability, prosperity of Germany at any cost. Just imagine, just understand these words, at any cost. कुछ भी हो जाए, जर्मनी में यूनिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, रिचनेस होनी चाहिए. The first victim of his imperialism was Austria. Along with German army, he entered Austria on 12th March 38. And on the very next day of the Munich meeting, conference, या convention, Germany captured Czechoslovakia 1st October 38 में. After that, it captured the mammal port of Lithuania in March 39. Thus, a grand German nation was created by Hitler. Huge, a big German nation. बहुत कुछ उसने अपने हिस्से में कर लिया. His imperialistic policy was the main reason of Second World War. So we did these 6 points over here, that is the factors responsible for the Second World War, right? The reasons you can say. And the next point is the 7th one, German attack on Poland and immediate cause. मतलब कि बहुत दिनों से ये गुस्सा और हेट्रेड एंड डाउट एंड फियर ये सब तो चल ही रहा था, राइट? बट दैट इज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट 20 years टाइम पीरियड में पीस, यूनिटी, डेवलपमेंट की जगह किसने ले ली थी? वो तो बाजू में ही रह गया. लेकिन फियर, हेट्रेड, एंगर, इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ और दूसरों की चीज़ हड़प कर लेना, कैप्चर कर लेना, ये सारे जो फिलोसॉफिकल अलग अलग जो थॉट्स थे वो जगह ले ली. अच्छी जगह पे ये गलत चीज़ें आ गई. तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये और एक रीज़न. तो बहुत टाइम से जो मैं कह रही हूँ कि जो 20 साल से थोड़ी छोटी बड़ी जो गड़बड़ चल रही थी, फिर एक इमीडिएट कॉज चाहिए. मतलब कि थप्पड़ मारने के लिए इंस्टेंट कोई रीज़न नहीं होता, यू नो. बहुत टाइम से गुस्सा दिमाग में आता रहता है, वो बढ़ता रहता है, एंड देन वन फाइन डे समथिंग हैपन्स दैट एक बड़ा सा थप्पड़ आ गया. सो सेम वे हुई एन इमीडिएट कॉज फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि जर्मन ने बिना कोई वजह पोलैंड पे अटैक कर लिया. The above mentioned causes had made the whole world to sit on a heap of weapons, that is ammunition. क्योंकि सारी कंट्रीज कंपटीशन मतलब कि रेस में ऑलरेडी लग चुकी थी कि भाई हम सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा एम्यूनिशंस बनाए. तो नेचुरली होल वर्ल्ड बैठा हुआ था ये ढेर पे, वेपन्स के ढेर पे, दैट इज़ हीप ऑफ वेपन्स. अ स्मॉल स्पार्क, एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थी वर्ल्ड को ब्लास्ट करने के लिए. So a small spark would blow up the whole world, and this spark was what? German attack on the peaceful Poland. बेचारा चुपचाप एक कोने में पड़ा हुआ था पोलैंड, शांति बनाए रखा था. अचानक से जर्मन ने आके अटैक कर दिया उस पर. For September 39 early morning, thus World War II had already begun. Britain, France warned Germany to stop this war immediately.
लेकिन जर्मनी ने कहा कौन सुने किसी की, हम तो सुनने वालों में से है ही नहीं। ठीक है, उसने वार्निंग इग्नोर कर ली और फिर तो ब्रिटेन और फ्रांस को भी इसमें जंप करना ही पड़ा इस वॉर में। दैट इज दे प्लंज्ड इनटू दिस वॉर एंड thus the war in this way spread over the whole world. That is the Second World War started from 1st September 39. अब एक जस्ट आउटलाइन with the starting, that is a commencement of the World War II. The world was again divided into two groups, Allied and Axis. वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्वाइट क्लियर दो ग्रुप्स बने थे। एलिड जिसमें इंग्लैंड फ्रांस थे, एक्सिस इटली जर्मनी जापान। On the other side there was a group of Axis consisting of, that is comprising of Germany, Italy, Japan. Besides this, some other factors with war-driven mentality had entered into this. जैसे रास्ते पे अगर एक आदमी को कोई पीट रहा है उसकी कोई गलती की वजह से, या यूं ही दो लड़ झगड़ पड़े सॉरी, तो होता क्या है, एक बेचारा दो पार्टी में से एक बेचारा ढीला ढाला मार खाया जा रहा है दूसरे के हाथ से। अब वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब वो भीड़ में से 4-5 ऐसी मेंटालिटी वाले भी हैं जो कहीं घर से गुस्सा करके निकले हो, दिमाग वैसे भी तेज़ करके निकले हुए थे, या शाम हुई तो जैसे ऑफिस से निकले और कहीं पे किसी ने कह दिया होगा तो ये गुस्से में निकल पड़े थे ऑफिस के बाहर। अब दिमाग में गुस्सा, उनको एक चांस चाहिए था वो गुस्सा बाहर निकालने का। तो बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में भी, सेम वे हो। तो वो लोगों ने जो रास्ते पे जमा इकट्ठा हुए थे, कई बदमाश ऐसे टाइम पास के लिए भी हाथ में पत्थर उठा लिया, मार खा रहा था उस आदमी को और मार पड़ने लगी बिना वजह किसी और लोगों से। यही हुआ यहाँ पे। अब वॉर ड्रिवन मेंटालिटी वाले भी यहाँ पे आ गए। जापान अटैक्ड अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर, राइट। ये तो सबसे आई वुड से बिना वजह, जैसे अमेरिका तो इसमें हिस्सा इसने लिया ही नहीं था, तो बिना कोई वजह जापान ने आके उसके पर्ल हार्बर पे अटैक कर लिया। ये भी एक बहुत अच्छी मूवी थी, राइट, इंग्लिश मूवी, यू नीड टू सी इट। एंड एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटेलिएटेड, मतलब रिएक्टेड। न्यूट्रल स्टैंड मतलब अमेरिका हिस्सा नहीं थी इनिशियली, वो सिर्फ मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो हिस्सा नहीं थी, तो उसकी आर्मी वैसे भी स्ट्रांग थी, कहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी वर्ल्ड वॉर में। तो अमेरिका की आर्मी तो बहुत ही स्ट्रांग खड़ी थी, पैसे उसके वेस्ट हुए नहीं थे वॉर में क्योंकि हिस्सा ही नहीं लिया था। तो वो इकोनॉमिकली वैसे भी पहले से बहुत ही स्ट्रांग थी, फाइनेंशियली। उसका एक काम था कि यहाँ पे अगर कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट मांगने आता तो वो सपोर्ट करती, राइट। अब हुआ ये कि न्यूट्रली खड़ी थी, तमाशे देख रही थी दोनों ओर, तो अब उसको तो एंट्री लेनी ही पड़ी। उसने तो रिएक्शन दिखा दिया जापान को, जाके धड़ाम से बिना कोई लॉ या ऑर्डर फॉलो, मतलब एक इस रूल ऑफ द वॉर कि स्काई अटैक से पहले, या जैसे अटैक करते हैं वॉर में, उससे पहले उनको वहाँ पे कहना पड़ता है दैट वेकेंट द सिटी, राइट, ताकि जान हानि ना हो। हाँ, वो सिटी या एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन लोग बच जाएंगे। अमेरिका ने जाके डाल दिया बॉम्ब जापान पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज ऑफ द कंट्री, बिना कोई वार्निंग के, राइट। हो गए लोग, मर गए हजारों लाखों लोग, और जो डिजीज फैली वो शायद सालों तक चली, लोगों में कहीं ना कहीं दिखाई दी, न्यू बॉर्न बेबीज में वो दिखाई दी, राइट। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑन इट, समवेयर इन दी ओल्ड कोर्स इन 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश में। बहुत अच्छा चैप्टर था जो शायद 7-8 साल पहले मैं पढ़ाती थी ओल्ड कोर्स, जो अभी तो नई बुक्स आ गई है, उसके बाद तो 2 बार बुक्स बदली 10th बोर्ड में, बट दैट वॉज ऑसम, इट वॉज टू गुड अ चैप्टर, राइट। तो अगर किसी को मिल जाए वो 7-8-10 साल पहले की इंग्लिश लिटरेचर की 10th की टेक्स्ट बुक, तो ले लेना, रीड कर लेना ये चैप्टर, बहुत अच्छा था ये। एंड तो व्हेन द अमेरिका ओवर हियर वाज अ न्यूट्रल स्टैंड, तो उसने रिएक्ट किया, इट जॉइन द एलिड ग्रुप नेचुरली,
जापान ने अटैक किया उसे, तो वो इटली जर्मनी जापान के एक्सिस ग्रुप में तो जाएगी नहीं, वो चली गई ऑपोजिट पार्टी में, एलिड कंट्रीज, दैट इज इंग्लैंड फ्रांस। तो इंग्लैंड फ्रांस ने ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था, वहाँ पे तो ऑलरेडी वो जीती थी, लेकिन बहुत पैसे खर्च हो गए थे, राइट, काफ़ी सोल्जर्स मारे गए थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20 साल में हुआ। वैसे हम कहते हैं 20 साल हो बहुत लंबा, लेकिन 20 साल उनके लिए तो काफ़ी एक छोटा पीरियड था फिर से स्ट्रांग होने के लिए। तो इंग्लैंड फ्रांस थोड़ी वैसे भी वीक हो गई थी, अब वो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने वाली थी, लेकिन उनके ग्रुप में लास्ट में कौन आ गया? अमेरिका, राइट, फुल स्ट्रेंथ के साथ और आर्मी और नेवी एंड व्हाट नॉट के साथ, खूब पैसे थे, खुद लेटेस्ट वेपन्स थे, बहुत कुछ था अमेरिका के पास, और उसने एलिड को स्ट्रांग बना दिया। व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, पूरे जोर शोर से वॉर चल रही थी, उसी समय अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन द टू जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी in order to stop Japan from moving any further. 1,24,000 Japanese citizens lost their lives, and there was total destruction of the cities. Japan, however, without any condition surrendered on 11th August 45, and World War II came to an end. Now उसके इफेक्ट अब बिना पढ़े भी हमें पता चल जाएगा इन शॉर्ट कि इसके इफ़ेक्ट नेचुरली कुछ अच्छे नहीं हुए, क्योंकि लड़ाई झगड़े के इम्पैक्ट नेगेटिव ही होंगे। जैसे लड़ाई झगड़े में तुम्हें 2 थप्पड़े पड़ गए अगर जोरदार किसी पहलवान से, तो नेचुरली 4-5 दांत तो टूटेंगे, राइट, आँख एकदम गोल मटोल हो जाएगी, काली काली। तो दिस आर द इम्पैक्ट ऑफ एंगर, हेट्रेड, जेलेसी, वॉर, यही सब हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। तो देखते हैं उसकी इफ़ेक्ट अलग अलग जगह पे, अलग फील्ड में क्या हुई। अब इमीडिएट इफेक्ट हुई फर्स्ट इकोनॉमिक, मतलब मॉनेटरी। तो मनी वाइज कहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। दिस वॉर हैड कॉज हॉरेंडियस मतलब हॉरिफाइंग, डरावने, फुल ऑफ फियर, तो उसको कहते हैं हॉरिफाइंग। डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व हैड इंकर्ड ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो इंडिया भी उसका हिस्सा तो थी, इंडिया एज अ कंट्री नहीं, बट इंडिया वॉज रूल्ड बाई इंग्लैंड, तो नेचुरली इनडायरेक्टली इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ इट। तो बहुत कुछ खर्चा, बड़ी बड़ी कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज का खर्चा हुआ यहाँ पे। अमेरिका हैड ऑलरेडी स्पेंड $350 बिलियन, अदर कंट्रीज हैड स्पेंड मोर देन दैट, क्योंकि अमेरिका ने तो लास्ट में एंट्री ली, तो उसके तो बहुत कम पैसे खर्च हुए। कम मतलब वैसे तो काफ़ी, जो कभी सुने और देखे ना हो हमने, $350 बिलियन सो मैनी ईयर्स बैक, राइट। तो आज के तो इसके 100 टाइम्स ज़्यादा कर लो, पीछे 1-2 ज़ीरो लगा देना। अब दूसरी कंट्री जो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भूल जाओ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग से थी, 1939 1 सितंबर से जिसने एंट्री ली थी, वो सारी कंट्रीज का तो $1000 बिलियन से ज़्यादा खर्चा हुआ। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड। इंग्लैंड लॉस्ट हिज प्रॉपर्टी वर्थ 2000 crore एंड अबाउट जर्मनी, ओह वन कांट इमेजिन। तो इंग्लैंड का तो काफ़ी खर्चा हो गया, जर्मनी की बात ही मत करो, इमेजिन ही नहीं कर पाओगे क्या नुकसान हुआ था मॉनेटरली एंड इकोनॉमिकली। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। अब सारे कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और जब वो चल रही थी वॉर, तो इतना खर्चा कर लिया था और फोकस किया था ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। सो नाउ देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। तो हर एक फैक्ट्री को और शट डाउन करके वहाँ पे उन्होंने, मतलब जो नेसेसिटीज़ बनाने वाली जगह थी वो शट डाउन करके सारी कंट्रीज़ ने रेस में जीतने के लिए आर्म्स एंड एम्यूनेशन की फैक्ट्री डाल दी थी। तो बेसिक नेसेसिटीज़ की फैक्ट्रीज बहुत कम थी। एग्रीकल्चर लैंड भी ब्लैक, मतलब जला के ख़राब कर दिए थे, वहाँ पे फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी। तो हार्डली एनी एग्रीकल्चर लैंड भी बचा था, शायद बहुत थोड़ा। तो नेसेसिटी, लोग वॉर्स के वेपन खा के जिंदा नहीं रहते, राइट। दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। नेगेटिविटी इज ऑलवेज वेस्ट। नेसेसिटीज से लोग जिंदा रहते हैं। अब उसकी तो स्कैरसिटी आ गई, कमी पड़ने लगी। अब जब कम पड़ने लगा तो प्राइस राइज हुआ, तो काफ़ी लोग उसमें मारे गए।
Production reduced, prices increased, there is inflation, people were struggling to live their life, there was scarcity of necessary goods in the market, तो मार्केट में उसकी कमी दिखने लगी, प्राइस बढ़ गई, भूखमरी में लोग मरने लगे. वॉर से तो मरे ही, लेकिन कई लोग भूखमरी में मरे उसके बाद. Economic life was destroyed of the people of all the countries who had taken part in this war. As a result, the countries of the world were pushed into economic depression. हमने पहले किया था डिप्रेशन, दैट वाज वर्ल्ड वाइड जो हुआ था पहले. यहाँ पे भी डिप्रेशन ही था मॉनेटरली. एंड देयर वर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी. अब चाइना में क्या हुआ उस समय? मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर इम्प्रेस्ड बाय द वे रशिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस विद इज कम्युनिस्ट पॉलिसीज विद द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917. चाइना ने कहा ठीक है चलो हम भी पिकअप कर लेते हैं रशिया वाली पॉलिसी, कम्युनिस्ट वाली. तो चाइना ने फॉलो किया कम्युनिस्ट रूल. जापान बिकेम वीक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था. तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इस कंट्रोल ओवर चाइना वॉज रिड्यूस्ड, दैट इज रिसीडेड. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, माओ त्से-तुंग एस्टैब्लिश्ड कम्युनिस्ट रूल इन 49 एट द एंड ऑफ रिवॉल्यूशन इन चाइना. फिर बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके आगे हमने देखे, वो भी इसके इम्पैक्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के. और ये थर्ड जो इफेक्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कि बहुत सारी, जैसे इंग्लैंड फ्रांस डेवलप कंट्री थी, सुपर पावर थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जीत लिया था. एक्चुअल में तो वो अमेरिका की वजह से जीती थी, बाकी तो वो शैटर हो चुकी थी पैसे से, आर्मी नेवी से. तो अब हुआ ये कि इंग्लैंड फ्रांस साइड में चली गई, सुपर पावर रही नहीं वो. जापान डिस्ट्रॉय, जर्मनी इटाली डिस्ट्रॉय, बच गया कौन? रशिया अमेरिका. अब ये दोनों सुपर पावर बन गए. अब सुपर पावर बने तो हुआ क्या? दोनों ने, जब वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो दोनों का मोटो सेम था, टू फाइट अगेंस्ट एक्सिस, इटाली जर्मनी जापान. तो दोनों दोस्त बन गए थे, मतलब कि एक पार्टी में थे. द मोमेंट वर्ल्ड वॉर टू गॉट ओवर, बोथ पार्टेड अवे, क्योंकि दोनों की सोच अलग थी. अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री, रशिया कम्युनिस्ट. सोच तो कभी जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तर दक्षिण. सो ड्यूरिंग द वॉर बोथ द कंट्रीज वर फ्रेंड्स, बट आफ्टर द वॉर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्टेड इंक्रीजिंग बिटवीन देम. द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड कम्युनिस्ट रशिया became opposite groups. Other small countries of the world joined them too, according to their convenience. अपने अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से छोटी मोटी बाकी की कंट्रीज ने जाके इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन किया. अब क्लास में मैं जैसे सामने खड़ी रह के ऐसे बताती हूँ. आज ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक आध दो लेक्चर ऐसे देने पड़ रहे हैं मुझे, बट जस्ट इमेजिन टू साइड, तुम्हारे सामने दो लोग होर्डिंग लेके हाथ में ऐसे एक होर्डिंग लेके खड़े हैं, छोटा सा, नॉट दैट बिग होर्डिंग ऑन द रोड, एडवर्टीजमेंट वाला वैसा, लेकिन छोटा, अपने हाथ में लेके खड़े हैं. वोट मी वोट मी वोट मी वोट मी वाला, या आई विल डू दिस फॉर यू, और वो दूसरी पार्टी कहेगी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, ये करूँगी, मुझे ही वोट देना एज अ हाउस प्रीफेक्ट या स्कूल प्रीफेक्ट या वॉट एवर. अब लालच दी जाती है, हमें जिताओगे तो ये मिलेगा, दूसरी पार्टी कहेगी हमें जिताओगे तो हम उससे भी तुम्हें ज़्यादा देंगे. तो एक पार्टी कह रही है कि हम तुम्हें एक पे एक फ्री देंगे, दूसरा कहेगा एक पे 10 फ्री दे देंगे, नेचुरली तुम 10 की तरफ दौड़ोगे. सेम हुआ यहाँ पे. अमेरिका रशिया होर्डिंग लेके खड़े रह गए, मतलब अट्रैक्ट करने लगे अपनी पॉलिसीज से लोगों को. तो जो कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ को अमेरिका ने वॉर में सपोर्ट किया था, वो कहीं ना कहीं थोड़े शर्म के मारे एंड ऑब्लिगेशन जाके उन्होंने अमेरिका को ज्वाइन किया. कई उन्हें डर के मारे ज्वाइन करे कि भाई ये तो सुपर पावर है, भैया ज्वाइन कर लो इसे, नहीं तो हम पे बॉम्ब डाल देगा. वैसे रशिया की तरफ भी थोड़े मुड़ गए. अब थोड़े बहुत बच गए इंडिया एंड फ्यू अदर, जिन्होंने कहा ना अमेरिका को ज्वाइन करना है ना रशिया को, हम एक मिडिल पाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर इनको ज्वाइन किया तो आज तक तो 200 साल तक हम इंग्लैंड से रूल होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अब या हमें अमेरिका रूल करेगी या रशिया में गए तो रशिया. अब हमें ये जो बहुत हार्ड अर्न्ड इंडिपेंडेंस है वो हमें नहीं गंवाना है. तो वी हैव टू फाइट आवर ओन वॉर.
वॉर मतलब हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे अब, बट दैट इज डेवलपमेंट, हम खुद करेंगे अभी। हाँ, फ्रेंडशिप दोनों से रखेंगे। तो वो स्टोरी बाद में बताऊंगी तुम्हें। एट प्रेजेंट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे अमेरिका और रशिया के पास थोड़े थोड़े नेशंस ऐसे चले गए। द वॉर ऑफ वॉर, अब ये दोनों एक्चुअल में लड़ नहीं रहे थे, लेकिन वर्ल्ड को पता था कि दोनों दुश्मन हैं। थॉट्स, दिमाग की लड़ाई थी ये, राइट। एंड द वॉर ऑफ वर्ड्स एंड वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, दैट इज थॉट्स, that both superpowers started, that is initiated, in order to support or oppose each other's opinion, created the atmosphere of Cold War. अब कोल्ड वॉर मतलब बर्फ में नहीं खेली गई, इट इज़ नॉट स्नो वॉर, इट इज़ नॉट आइस वॉर, या ठंड में जो वॉर खेली जाती है ऐसे मत लिखना। कोल्ड वॉर मतलब आइडियोलॉजी की वॉर, सोच की वॉर, वर्ड्स की वॉर, एम्यूनेशन की नहीं, वेपन्स नहीं यूज हो रहे थे यहाँ पे। Many a time the situation of Third World War with weapons was very much near. That is, it seemed to be created, but nothing like this happened. और उसका भी एक अलग रीज़न है। Now, on 24th October, right, UN was established, and with the purpose of peace, security, coexistence in the world. Its headquarters was to be in the New York. America's effort to establish UN had already begun from the time it joined the Second World War. अब अमेरिका ने तो बहुत मेहनत कर ली थी, फिर उसमें 50 मेंबर्स, मतलब 50th मेंबर, 51st मेंबर आई थिंक सो वाज इंडिया, राइट, टू बी अ मेंबर। तो अमेरिका ने बहुत मेहनत की थी यूएन को स्टार्ट करने में। American President Roosevelt made 4 important announcements regarding freedom while giving his message to American Congress with the intention of human freedom, peace and security. And yes, from here, various freedom के बारे में we will continue next time. So, till then, go through now first and second together. तो easy हो जाएगा. Keep on repeating. Thank you so much. Thank you.